नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। और आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यूज राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के बारे में। इसके पिछले वाले लेक्चर वीडियो हम लोगों ने देख लिया था कि डीपीएसपी चीज क्या है, कौन से भाग में है। तो एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी में। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है। कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे बातें हैं जो राज्य के लिए बताया गया है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य का छवि बने। कल्याणकारी राज्य की छवि बनाने के लिए इसका उद्देश्य ये है। साथ ही साथ हमने देखा था कौन से भाग में आता है, भाग 4, क्योंकि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा 35 पे खत्म हो गया था। तो जो डीपीएसपी वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 36 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 51 तक जाएगा। इन सब बातों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में देख लिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सवाल। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो 4A में है। और उसके बाद फिर केंद्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फैला हुआ है, यानी कि डीपीएसपी जो है वो कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 36 से लेकर के 51 तक क्या होता है, डीपीएसपी स्टार्ट होता है। 1432 ये किस में आता है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में। 52 ये किस में आता है, सेंटर के बारे में, संघ के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति, संसद, ये सब बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 124 से 47 का सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। अगला सवाल है कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने अभी देखा कि न्यायालयों को अधिकार देना, तो ये तो उद्देश्य नहीं है, ना ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और ना ही कार्यपालिका को नियंत्रित करना। डीपीएसपी का उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि 36 से 51 तक है, भाग 4। तीसरा नंबर सवाल है कि अनुच्छेद 36 में किसकी परिभाषा दी गई है। हम लोगों ने देखा था जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे उसमें भी 12 में जो दिया गया था परिभाषा, वो किसका दिया गया था, फंडामेंटल राइट का परिभाषा, मौलिक अधिकार का परिभाषा नहीं दिया हुआ है। देखो, फंडामेंटल राइट वाले ही 12 से स्टार्ट होता है, लेकिन 12 में राज्य का परिभाषा दिया है कि राज्य हम किसको मानेंगे, कौन राज्य होगा। ठीक है, तो 12 में परिभाषा दिया गया किसमें, राज्य का। उसी तरीके से डीपीएसपी 36 से स्टार्ट होता है, तो 36 में ही परिभाषा दिया गया, लेकिन परिभाषा डीपीएसपी का नहीं दिया गया है। किसका दिया गया है, राज्य का परिभाषा दिया गया है। ये वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो कभी कभी सवाल है ना, डायरेक्ट ऐसे भी आता है कि अनुच्छेद 36 में कौन सा भाषा परिभाषा दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के परिभाषा से मिलता जुलता है, या फिर सेम वही अनुच्छेद में बात कहा गया है। 12 में जो बात कहा गया राज्य के बारे में, वही बात किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 36 में कहा गया है। अगला सवाल है 36 में दी गई परिभाषा किस अनुच्छेद से ली गई है। देखो, सेम वही सवाल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो किस अनुच्छेद से ली गई है, अनुच्छेद 12 की 12 में जो परिभाषा राज्य का दिया गया है वही किसमें है, 36 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि अनुच्छेद 36 के अनुसार डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है कि नहीं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मतलब होता है कि अगर मान लो तुमको कोई अधिकार जैसे दिया गया है, कुछ बातें संविधान में लिखा गया है, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है या नहीं माना जा रहा है, तो उसके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। उसको कहते हैं क्या, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, उसको लागू करना न्यायालयों के द्वारा। ये चीज किसमें था, फंडामेंटल राइट में। जो भाग 3 हम लोग पढ़ रहे थे, क्या था, कानूनी रूप से बाध्यकारी था, बाध्यकारी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, परिवर्तनीय। परिवर्तनीय मतलब न्यायालय उस पर परिवर्तनीय तो हस्तक्षेप कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है, जिसको हम रिट कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट था बाध्यकारी, लेकिन डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि अनुच्छेद 37 डीपीएसपी को राज्य के लिए कैसा बनाता है। डीपीएसपी राज्य के लिए कैसा है, मतलब कि बाध्यकारी है, अनिवार्य है, या वैकल्पिक है, या निषेधात्मक है, कैसा है। तो ये परामर्शात्मक है, यानी कि परामर्श के तौर पे ये काम करता है कि राज्य को एक निर्देश देता है, परामर्श देता है। परामर्श मतलब होता है सलाह देना, एक सलाह देता है, सुझाव देता है कि आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि अनुच्छेद 38 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद 38 का केवल आर्थिक सुधार नहीं है, न्यायिक सुधार भी है, राजनीतिक सुधार भी है। शिक्षा का अधिकार, केवल शिक्षा का अधिकार नहीं है, प्राविधिक संरक्षण केवल ये नहीं है। इसका अनुच्छेद 38 का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, कि समाज में सही तरीके से समाज सुचारू तरीके से चले, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको मिले। ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 38 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि अनुच्छेद 38 किस प्रकार के न्याय सुनिश्चित करता है। तो सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करता है, आर्थिक भी सुनिश्चित करता है और राजनीतिक भी सुनिश्चित करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 38 का काम है कि समाज में
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरीके का न्याय सबको मिले। सामाजिक मतलब होता है समाज में सबको बराबर रहने का अधिकार। आर्थिक मतलब संसाधन का जो है उपलब्धि सबके पास बराबर हो, सबको संसाधन सही तरीके से मिले, वितरण सही से हो। राजनीतिक, जो राजनीतिक पावर है, शक्तियां हैं, उसमें भी क्या हो, सबको बराबर अधिकार मिले। तो ये तीनों क्या है, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 में 39 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 में कहा गया है बचपन और मातृत्व। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया कि बचपन और मातृत्व की सुरक्षा होनी चाहिए, संसाधन का सुरक्षा होना चाहिए। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 39 में। राज्य के समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? सबको समान अवसर मिले, ये कहा गया है अनुच्छेद 39 में, कि जो भी सुविधाएं हैं, जो भी संसाधन है, वो सब क्या है, सबको बराबर तरीके से मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है बचपन और मातृत्व की सुरक्षा होनी चाहिए। ये सब बातें किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 39 में। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि समान वेतन के लिए क्या मिलेगा? समान कार्य मिलेगा। ये सारा जो भी है, सभी को समान अवसर, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, समान काम का समान वेतन हो, या बचपन और मातृत्व सुरक्षा हो, ये सबको बराबर मिलेगा। क्या था सवाल नंबर 10? सवाल नंबर 10 आगे है। सवाल नंबर 11 कि मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये बाद में जोड़ा गया था 39A के तहत। इसके तहत ये बताया जाता है कि अगर मान लो कोई गरीब है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो केस खुद से लड़ सके, तो उसके लिए ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि उसको एक सरकारी वकील मुहैया करा जाए, ताकि वो अपना भी केस लड़ सके, अपना बात को रख सके। और साथ ही साथ उसको जो भी कानूनी अधिकार दिया गया है वो उसके तक लाया जाए, ताकि वो भी है ना FIR, थाना, कोर्ट, ये सब जा सके और वो भी कानून का सहारा ले सके, उपयोग कर सके। तो इसके तहत 39A के तहत ये किस में था? सवाल नंबर 11। 12 नंबर है सवाल, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 हम लोगों ने देखा था ग्राम पंचायत से संबंधित है। न्यायपालिक स्वतंत्रता बाद में आता है। श्रमिक अधिकार, बच्चों की शिक्षा, हम बच्चों से अनुच्छेद 45 में आता है, जहाँ पे बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चा को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और ये जिम्मेदारी किसका है? राज्य का जिम्मेदारी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 कि बेरोजगारी वृद्धावस्था में सहायता या जो वृद्धा पेंशन मिलता है, वो सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 बताता है बेरोजगारी भत्ता और वृद्धावस्था के बारे में। 40 बताता है पंचायत के बारे में। न्याय संगत कार्य स्थिति या मातृत्व सहायता किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका मतलब यह है कि जो जैसा न्याय संगत कार्य का मतलब होता है, मान लो कोई शरीर से कमजोर है, विकलांग है, या ब्लाइंडनेस या अंधा है, ऐसा कुछ बीमारी है, कुछ कमजोरियां हैं उसके शरीर में, या कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसके हिसाब से उसको काम मिले और उसके हिसाब से उसको छुट्टी मिले, सहायता मिले। और साथ ही साथ अगर वो जैसे लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं तो उसको उस समय तक छुट्टी दिया जाए, साथ ही साथ उसको उसके पैसे भी दिए जाए। ठीक है, तो किसमें कहा गया? ये अनुच्छेद 42। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में है कि मजदूरी एवं गरिमा में जीवन जीने के लिए जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है हमारा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहता है कि सबको कम से कम इतना पैसा मिले, इतना वेतन मिले कि वो अपना जीवन सही तरीके से जी सके, यानी निर्वाह योग्य जीवन जीने के लिए जो तनख्वाह है वो उनको मिलना चाहिए। हर एक मजदूर को उसका तनख्वाह होना चाहिए। 16 में कहा गया कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? तो हम लोगों ने देखा था 43A और 43B। 43A में कहा गया था कि कोई भी अगर मान लो मैनेजमेंट में कुछ परिवर्तन होता है, उसमें क्या होना चाहिए? मजदूरों का सलाह लेना चाहिए, उसका भागीदारी हो कि वो उसमें भी अपना सलाह, अपना जो भी उसका विचार है वो रख सकता है, कुछ बदलाव हो रहा है तो। ये किस में कहा गया था? 43A में। 43B में कहा गया था कि सहकारी समितियों की स्थापना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 43A। अगला है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अभी हम लोगों ने देखा किसमें? 43B में। इसके बाद है सवाल नंबर 18 कि सभी को समान नागरिक संहिता लागू का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है 44 में। अनुच्छेद 44 क्या बताता है हमारा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, यानी सबको क्या होगा? सब नागरिक जो हो उसको, सभी नागरिक के ऊपर क्या होगा? समान कानून रहेगा। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 44 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। इसमें दिया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? हम लोगों ने पहले देखा कि ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 45 बताता है कि राज्य का जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य हो और निःशुल्क हो। सवाल नंबर 20 है कि SC ST अन्य कमजोर वर्गों की हितों रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये हमारा 46 में बताता है कि SC ST यानी कि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर व्यक्ति हैं उनको क्या होना चाहिए? सरकार उस पर उसका मदद करे, उसको आर्थिक रूप से उसका सहयोग करे।
अगला सवाल है सवाल नंबर 21, जिसमें कहा गया पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण पोषण स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 47 में, और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि नशीली पदार्थों का उपयोग पे सरकार को क्या लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, जिससे लोगों को नुकसान हो उस पर क्या होना चाहिए? रोक लगना चाहिए। किसमें बताया गया है? 47 में। और पोषण एवं क्या था? पोषण स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार, ये अनुच्छेद 47 था। कृषि पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके किस अनुच्छेद जुड़े हुए हैं? ये है अनुच्छेद 48, जिसमें बताया गया है कि आप जो है कृषि में या पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी कुछ भी चला रहे हैं, मवेशी पाल रहे हैं, उसमें आपको टेक्नोलॉजी का, साइंस का यूज करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को मदद करना चाहिए सब्सिडी के तौर पे, और या फिर उसको टेक्नोलॉजी से अवगत करा के किसानों को कि आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं कृषि में, इससे आपका समय बच सकता है, पैदावार बढ़ सकता है। तो किसमें बनाया गया? अनुच्छेद 48 ऑप्शन ए। अगला सवाल सवाल नंबर 23, पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में उसको बाद में जोड़ा गया 48A में, जिसमें बताया गया कि हम लोग सरकार का या राज्य का जिम्मेदारी बनता है कि अगर उसके अंतर्गत जो भी वन्य जीव आ रहे हैं, पर्यावरण आ रहा है, वनस्पति आ रहा है, पशु पक्षी आ रहे हैं, उस सारा का संरक्षण मतलब होता है उसको बचाव करना, उसको बचाना, उसका जिम्मेदारी किसका बनता है? राज्य का बनता है। तो ऑप्शन बी। सवाल नंबर 24, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय जो भी महत्व का स्मारक है, जैसे कोई धरोहर है जो बहुत पुराना है, या मूर्ति है जो किसी आदर्श का है, शहीदों का है, तो उसका संरक्षण करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। अगला सवाल है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 50 में जो है बताया जाता है कि न्यायपालिका को हमेशा स्वतंत्र रखना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। तो किसमें बताया गया? अनुच्छेद 50 ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सबसे अंतिम अनुच्छेद था डीपीएसपी के अंतर्गत। तो सबसे अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51। इसके बाद है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं कि नहीं? तभी हम लोगों ने शुरू में ऊपर ही देखा था कि ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये केवल एक निर्देश है, गाइड है किसके? राज्य के लिए, कि आपको ऐसा ऐसा फॉलो करना चाहिए। 28 में दिया गया है कि डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना का मार्गदर्शन करता है, यानी कि डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, या फिर तानाशाही राज्य, या पूंजीवादी राज्य? क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी, जिसमें डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य की छवि जो है, एक राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में आगे बढ़े, और जो भी अपना नियम या योजना लाए वो डीपीएसपी को अंतर्गत ध्यान में रख करके लाए, ताकि जो लोगों का भला हो सके, समान वेतन है और लोगों को सुरक्षा है, ये सब पर्यावरण सुरक्षा है, ये सब किस में होना चाहिए कि लोग कल्याणकारी छवि बने। ये हमारा क्या है? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य। सवाल नंबर 29 है कि अनुच्छेद 29 किस प्रकार के अवसर की बात की गई है? तो अनुच्छेद 39 किस प्रकार के उद्देश्य की बात की गई है? सर्व समान आर्थिक अवसर, यानी कि जो हमारा राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक ये अवसर के बारे में बात कौन करता है इसमें? 39 में, जिसमें संसाधनों का समान वितरण, समान अवसर, सब में समानता के बारे में किस बात करते हैं? 39 में। आज का अंतिम सवाल है कि 30 यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से? धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो नहीं होता है इसमें, समान नागरिक कानून से, जिसको हम लोग समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ये था हमारा कुछ सवाल डीपीएसपी से रिलेटेड, और इसके बाद जो लेक्चर वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भाग 4A है 51 का क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।